हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमारे चैनल पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की फुल तैयारी चल रही है। यहाँ पर देख सकते हैं जीके की भी क्लास है, आपकी करंट अफेयर की क्लास है ना, टॉपिक वाइज जो आपकी करंट अफेयर है, जैसे वर्तमान में कौन है, पुरस्कार है ना, इस प्रकार की भी क्लासें दी जा रही हैं। साथ में आपकी हिंदी की क्लासें भी दी जा रही हैं। मॉर्निंग में सुबह 8 बजे भी क्लासें आपके हाई कोर्ट के लिए दी जा रही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, राम राम सभी को, जय हिंद। चलिए शुरू किया भाई, शुरू किया जाए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि हड़प्पा काल को इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित किया गया था। वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चन, आपका पहला ही पॉइंट आपका बहुत ही लाजवाब है। कह रहा है कि हड़प्पा काल को इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित किया गया था। आपका जो आंसर है राइट इनमें से क्या हो जाएगा। तो 1 की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहां पर देखा जाए तो आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा या डी नंबर होगा। तो भाई बहुत लोग तो जवाब ए ही दे रहे हैं क्योंकि पहला ऑप्शन ए दिया है। हमें लगता है अगर पहला ऑप्शन मोहनजोदड़ो होता ना तो आप पहला ऑप्शन मोहनजोदड़ो देते, है ना। लेकिन याद रखिए इसका जो ऑप्शन बनेगा राइट हो जाएगा कौन सा, डी नंबर है। ये है आपका धौलावीरा। इसका जो ऑप्शन आया है यहाँ पर एक स्टूडेंट ने जवाब दिया है बिल्कुल सही, धौलावीरा जिसका भी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। याद रखिएगा डी नंबर आपको देना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी। यहां पर क्वेश्चन नंबर दूसरे का जवाब देना है और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन दिया है, बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। नमस्ते भैया, नमस्ते। चलिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की। 2 का ऑप्शन देखा जाए तो जवाब दोस्तों यहां पर दे सकते हैं, ऑप्शन आ रहा है यहां पर सी नंबर बिल्कुल सही जवाब है कि 1773 में। याद रखें कि 1773 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी और इसका जो कार्य क्षेत्र था, है ना, ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इसका जो कार्य क्षेत्र था वो बंगाल को देखता था, बिहार को और उड़ीसा को। अगर आपसे ये पूछे कि कलकत्ता में जो आपके सर्वोच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश थे, फर्स्ट वाले जो न्यायाधीश थे वो आपके कौन थे, आप क्या जवाब देंगे। तो आप कहेंगे पहले न्यायाधीश थे आपके एलिजा एम्पे, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, एलिजा एम्पे। क्लियर है। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। आपको बताना है कि जो बुलंद दरवाजा है ये आपके है कहां पर। तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहां पर दोस्तों 3 का ऑप्शन देना है और जवाब देखिए आने शुरू हो गए हैं और जवाब यहाँ पर सबके सही आ रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन बनेगा सी नंबर है, ये आपके आगरा। लगभग आगरा से देखा जाए तो 43 किलोमीटर दूर पड़ता है फतेहपुर सीकरी। वहां पर दोस्तों देखा जाए ये दर्शनीय स्थल आपका है और इसे अकबर ने 1601 में बनवाया था दोस्तों, देखा जाए, है ना। तो इसका जो आंसर बनेगा यहाँ पर सी हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि इस इमारत की जो इमारत है इसकी भूमि से ऊंचाई कितनी है तो 280 फीट इसकी ऊंचाई है। भूमि से 280 फुट ये आपका ऊंचा है। देखा जाए तो 52 सीढ़ियों, है ना, मतलब इसके अंदर तक पहुंचने, दरवाजे के अंदर तक पहुंचते पहुंचते 52 सीढ़ियों को यहाँ पर क्रॉस करना पड़ता है। याद रखिए तो इसका जो ऑप्शन है आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछ ले कि जो बुलंद दरवाजा बनवाया गया था, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है कि जो बुलंद दरवाजा बनवाया गया था किसकी याद में, किसकी स्मृति में बनवाया गया था। तो आप कहेंगे सर गुजरात विजय अभियान, है ना, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था, यहां पर याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि किस सिख गुरु की जयंती गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है। यहां पर जवाब देना है, आपका जो आंसर है यहां पर राइट क्या हो जाएगा कि किस सिख गुरु की जो जयंती है गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है। 4 का ऑप्शन देना है और दोस्तों आपका अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर जवाब आ गया है, किसी का बी आ रहा है, किसी का ए आ रहा है, किसी का सी आ रहा है, किसी का डी आया है। तो दोस्तों याद रखिए आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा, गुरु नानक बनेगा। याद रखिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, गुरु नानक देव बनेगा। बहुत लोग जवाब ए दे रहे हैं, ए नहीं होगा, यहाँ पर गुरु नानक देव इसका जो ऑप्शन आ गया है यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो सकता है। तो दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, ये 1612 में। याद रखिएगा स्वाली की लड़ाई, है ना, जिसे स्वाली की लड़ाई भी कहा जाता है। सूरत शहर के पास दोस्तों ये गांव पड़ता है स्वाली, है ना, स्वाली। तो वहां पर आपका ये दुआ था, इसका जो ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और इसमें देखा जाए ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को पराजित किया था, तो ऑप्शन दोस्तों बन जाएगा सी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया था। बताना है कि जो असहयोग आंदोलन है ये कब वापस लिया गया था। यहाँ पर जो आपका आंसर है 6 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर असहयोग आंदोलन जो लिया गया था ये कब लिया गया था। भैया शुरुआत कब हुई थी, सबसे पहले शुरुआत कब हुई थी। आप कहेंगे सर शुरुआत हुई थी आपके 1 अगस्त 1920 को, है ना। लेकिन दुर्भाग्य से क्या हुआ, दुर्भाग्य से ये हुआ कि भैया यहाँ पर लोगों ने क्या किया,
जो आपकी देखा जाए जो बाल गंगाधर तिलक थे निधन भी हो गया। फिर 5 फरवरी 1922 को लगभग देखा जाए तो आपके गोरखपुर में, ठीक है, कहीं कहीं 4 फरवरी भी होता है, तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, फरवरी 1922 में यह असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था, है ना। तो यहाँ पर जो आंसर आ गया है ऑप्शन ए नंबर, सबका जवाब सही है और आईएमपी क्वेश्चन भी आपका है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की मानद उपाधि दी गई है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन देना है, आपका जो जवाब है इनमें से राइट क्या हो जाएगा, इसका जवाब देना है। यहाँ पर आंसर जो आपका आ गया है राइट इनमें से क्या होगा, लगभग सबका जवाब आ गया है सी नंबर। आप कहेंगे बाल गंगाधर तिलक, जो ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है, बाल गंगाधर तिलक जो ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और अगर हम आपसे पूछे लाला लाजपत राय को क्या बोलते हैं, बताइए कि लाला लाजपत राय को क्या बोलते हैं, तो आप कहेंगे पंजाब केसरी कहते हैं। क्या बोलते हैं, पंजाब केसरी बोलते हैं। यहाँ पर दादा भाई नौरोजी को क्या बोलते हैं, दादा भाई नौरोजी का उपाधि क्या है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। और अगर आपसे पूछे भैया राजेंद्र प्रसाद को क्या बोलते हैं, तो आप कहेंगे राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न, है ना, या आजाद शत्रु। याद रखिए राजेंद्र प्रसाद को आजाद शत्रु भी कहा जाता है और देश रत्न भी कहा जाता है, याद रखिएगा, हर एक पॉइंट क्लियर करिएगा। भैया जीके की क्लास इसीलिए यहाँ पर दी जा रही है कि आपको फास्ट तरीके से नहीं भागना है, जितना भी हो सके उसका पोस्टमार्टम करना है। हर एक क्वेश्चन का जितना ज्यादा पोस्टमार्टम करेंगे उतने क्वेश्चन निकल कर आएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 8 आ गया है, कह रहा है कि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया था। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। यहां पर क्वेश्चन नंबर आपका 8 दिया गया और 8 की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ऑप्शन जो आपका बी दिया गया है, भारत छोड़ो आंदोलन। क्या देंगे, भारत छोड़ो आंदोलन। भैया शुरुआत हुई थी 8 अगस्त 1942 को और इसी दिन महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा यहां पर दिया था, है ना। तो इसका जो ऑप्शन आ गया है लगभग सबका सही है, बी नंबर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज SS सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका पहुंचे थे। तो दोस्तों ये जब दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे, क्योंकि भैया आपने राजपुताना जहाज सुने होंगे, वो भैया जब गए थे कहां पर, इंग्लैंड गए थे, लेकिन यहां पर कह रहे हैं SS सफारी दिया गया है। तो SS सफारी जो आपका है जब दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे वो कहां पहुंचे थे, आप कहेंगे सर डरबन पहुंचे थे। कहां पहुंचे थे, डरबन पहुंचे थे। दोस्तों याद रखिएगा कि देखा जाए तो 1893 में, कब, 1893 में ये गए थे, दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने गए थे। किसका, अब्दुल्ला का केस लड़ने गए थे, है ना। और अगर आपसे ये पूछे एक पॉइंट कि यहां पर भैया एक आश्रम की स्थापना की थी, जो बहुत पूछा जाता है, तो आप कहेंगे सर 1904 में एक आश्रम की स्थापना किया। इस आश्रम का नाम है फीनिक्स आश्रम, जो कि बहुत आईएमपी है। 1904 में गांधी जी ने यहां पर याद रखिए कि फीनिक्स आश्रम की स्थापना किया था। क्लियर हुआ। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। हर एक क्वेश्चन बिल्कुल अपने आप में क्या है, लल्लन टॉप है। हर एक क्वेश्चन जो अपने आप में कहता है कि मुझको इस बार रखिए, ठीक है। हर एक क्वेश्चन आपसे कहता है, मतलब हर एक क्वेश्चन अपने आप में दावा कर रहा है मैं आईएमपी हूं और इस बार को मेरे को क्वेश्चन रखा जाए इस पेपर में। हर एक क्वेश्चन आपका आईएमपी है, तो आप लोग जरूर रटिएगा। जब क्वेश्चन कह सकता है कि नहीं 2023 में 2024 में मेरा नाम आएगा, तो भाई आप लोग तो पढ़ाई करिए, भाई आप लोग क्वेश्चन को रटना ही रटना है, ठीक है ना। तो भाई रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि लौटाई थी, आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो भैया आपको मालूम है कि जलियांवाला बाग नरसंहार जो हुआ था, कब हुआ था, आप कहेंगे सर 1919 को हुआ था। अगर हम आपसे पूछें कि 1919 में, लेकिन डेट बताइए, तो क्या जवाब देंगे, आप कहेंगे सर 13 अप्रैल, भूलना नहीं चाहिए, है ना, 13 अप्रैल ये आपको हुआ था। तो भैया ये जो हुआ था कहीं ना कहीं रौलट एक्ट के विरोध में हुआ था। वहां पर डॉक्टर सैफुद्दीन कुचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था और वहां पर जनरल डायर ने भीड़ पर क्या किया, गोली चलवा दिया था। तो यहां पर दोस्तों देखा जाए तो भैया यहां पर नाइटहुड की उपाधि यहां पर लौटा दिया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। एक काम और हुआ था, यहां पर गांधी जी ने विरोध किया था और गांधी जी को एक उपाधि दी गई थी 1915 में, केसर हिंद की उपाधि। तो केसर हिंद की उपाधि गांधी जी ने लौटा दिया था। दोनों पॉइंट आपको याद रख लेना है। क्लियर हुआ। आगे बढ़े तो एक क्वेश्चन दिया गया है, क्या भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक, तो भाई भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट होता है आपके उड़ीसा में। कहां लगाएंगे, ऑप्शन नहीं लगाएंगे, उड़ीसा, फिर गुजरात, फिर आपके झारखंड में, ठीक है। यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम कोयला का होता है। वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चन दिया गया है। दोस्तों याद रखिए सबसे उच्चतम कोयला कौन होता है, हमने आपको बताया है सबसे अच्छा कोयला वो होता है जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपका एंथ्रेसाइट कोयला होता है, इसमें जो विटामिन मतलब जो कार्बन होता है वो 80 से 95% होता है। तो
ये सबसे नंबर 1 का कोयला है कौन? एंथ्रेसाइट कोयला है। इसके बाद फिर आता है बिटुमिनस कोयला, बिटुमिनस कोयला है ना। तो इसका जो आंसर बनेगा वो डी हो जाएगा, जो कि जवाब देखिए सब के जवाब बहुत ही अच्छी तरीके से आ रहे हैं। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली जो स्थित है आपके कहां पर है? दोस्तों देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपका हर बार पूछा गया है ना। पिछली बार भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। हर एक क्वेश्चन हमने चुन चुन कर लिया है ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर से ना आए। दोस्तों यहाँ पर माजुली जो दिया गया है, आप कहेंगे सर ये कहाँ पड़ता है? आपके असम में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? असम में पड़ता है। अगर पूछे कि कौन सी नदी पर है तो आप कहेंगे सर ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर आपका ये माजुली द्वीप आपका है ना। और देखा जाए तो यहीं पर सबसे छोटा जो आपका द्वीप है वो भी इसी नदी पर और यहीं पर है। दोस्तों याद रखिएगा, सबसे बड़ा नदी द्वीप और सबसे छोटा नदी द्वीप दोनों ही यहीं पर आपके हैं, याद रखिएगा, इसी नदी पर और इसी राज्य पे। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए विख्यात है? चलिए, हमने बताया है कि हर एक क्वेश्चन मतलब नहीं होता कि इसी लैंग्वेज में आए, क्वेश्चन का परिवर्तन हो सकता है। ये पूछ लेगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, पूछेगा काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है, काजीरंगा का नाम कब हुआ था, स्थापना कब हुई थी। ऐसे क्वेश्चन आप घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं। अब आप कहेंगे सर काजीरंगा जो है ये असम राज्य में है। असम कहां पर है? तो असम तो असम में हो जाएगा। और ये एक सींग के गहने के लिए जाना जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा, एक सींग के गहने के लिए जाना जाता है। यहाँ पर दोस्तों गहने ही नहीं और भी चीजें हैं, जैसे आपके चीतल हो गए, तोते हो गए, ये सब आपके मिलते हैं। तो आप कहेंगे काजीरंगा है कहां पर? आप कहेंगे सर असम में है। असम, जो कि ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर गैंडा इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। क्लियर हुआ? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक तक पठार से उद्गीत नहीं हुई है? मतलब कह रहा है अमरकंटक पठार से उद्गीत नहीं हुई है, यहां पर बताइए। आप कहेंगे सर सोन नदी आपकी जो कि देखा जाए अमरकंटक से आई है, यहाँ पर नर्मदा भी आई है ना। यहाँ पर आपका देखा जाए अब आपके पास दो ऑप्शन है भाई। आप कहेंगे भाई सोन नदी अमरकंटक से आई है और नर्मदा नदी भी आपकी कहां से आई है? आपके अमरकंटक से आई है। अब आपसे कहेंगे सर जी आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो बेतवा नदी हो सकता है या तो जोहिला नदी हो जाएगा। अब आप ये बता दीजिए कि इसका आंसर हम लोग बी लगा दें या ऑप्शन सी लगा दें। यहां पर देखो नहीं पूछा गया है, नहीं को ध्यान देना है। तो आप कहेंगे सर जी यहां पर देखा जाए तो बेतवा और जोहिला में बेतवा नदी आप लोग लगाओगे, है ना। याद रखिएगा सोन नदी, जोहिला नदी और नर्मदा नदी इनका उद्गम अमरकंटक से है। याद रखिएगा, आपको इतना तो हमने बताया ही बताया है। तुक्का मारने वाला क्वेश्चन था, दिमाग का प्रयोग करने वाला था कि भैया आपको बताया है कि जो आपका बेतवा नदी है, बेतवा नदी ये मध्य प्रदेश के भोपाल से निकली है। कहां से? मध्य प्रदेश के भोपाल से निकली है। तो तुक्का मार सकते थे यार। यहां पर याद रखिए बेतवा नदी आपका हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को तुक्का मारते हैं कि सोन हो नहीं सकता, नर्मदा हो नहीं सकता, बेतवा यहां से आई है, तो इसका मतलब है कि आपका यहां पर आंसर बी हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए यहां पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान में, देखो हमने कहा है कि जब आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हो तुक्का मारिए, 100% आपका तुक्का काम करेगा, लेकिन दिमाग से मारिएगा। कह रहा भारतीय संविधान में संघवाद निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? अब आप कहेंगे सर संघवाद दिया है तो संघीय शासन व्यवस्था, सेम टू सेम क्वेश्चन मॉडल पेपर हमने पढ़ाया था कि संघवाद अर्थात संघीय शासन व्यवस्था। और संघीय शासन व्यवस्था कहां से ली गई है? कहां से ली गई भाई? कनाडा से ली गई है। यहां पर जो आपका आंसर बनेगा वो आपका बी हो जाएगा, कनाडा। दोस्तों ऑप्शन यहां पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा, कनाडा आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है ना। यहां पर दोस्तों आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है इनमें से कौन सा भारत में कृषि विपणन के मुख्य दोषों में से एक नहीं है? चलिए बताना है कि कृषि, क्या कह रहा है? कृषि विपणन के मुख्य दोषों में से एक नहीं है। अब आप 17 नंबर में ध्यान दीजिएगा। कह रहा है भंडारण सुविधा की कमी, है ना, परिवहन की कमी, मार्केट इंटेलिजेंस की कमी, है ना। तो भैया यहां पर कहेंगे कमी तो है ही है। ये अनुकूल मंडी जो आपका दिया गया है कि भारत कृषि विपणन में, जहां आंसर आपका मुख्य दोष में नहीं है, अनुकूल मंडी आपका ये मुख्य दोष नहीं है। दोस्तों याद है दोष क्या है कि भंडारण की सुविधा की कमी है, परिवहन की कमी है, मार्केट इंटेलिजेंस की कमी है, वित्तीय स्रोत की कमी है, इन चीजों की कमी है। ठीक है, तो आप समझेगा आपका सी नंबर है। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है इनमें से कौन सा भारत में बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों में से एक नहीं है? बैंकिंग क्षेत्र के सुधार के लिए घटी हुई सीआरआर और एसएलआर ये आपके सुधार किया जा सकता है। ब्याज दर का विनियमन किया जा सकता है, ये भी सुधारों में ऐसे आपका है। नई पीढ़ी के बैंक ये भी हो सकता है। यहां पर दिया है वर्धित एसएलआर, है ना। ये भैया देखा जाए तो बैंक के सुधार के तहत ये बैंकों पर लगे नियंत्रण को कम करते हुए आपका किया गया है। तो ये आपका जो इसमें आपका नहीं आएगा, तो आप समझेगा यहाँ पर डी नंबर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, क्या कह रहा है समझिएगा कि अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है। अगर इस क्वेश्चन को आपने जवाब दे दिया तो हम समझेंगे कि आपको इतनी बार क्वेश्चन ये पढ़ाया गया है और आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है। ये बताइए अवमूल्यन होता क्या है? आप कहेंगे सर अवमूल्यन का मतलब होता है यहां पर घरेलू मुद्रा के स्थान पर एक नई मुद्रा को लागू करना। अच्छा,
चल मुद्रा, फिर दिया है अन्य देशों की तुलना में। जब बात करें तुलना की तब आपको आंसर देना है, याद रखिए अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम हो जाता है। याद रखिए जब आपके घर की मुद्रा अर्थात तो आपकी जो मुद्रा है वो दूसरे देशों की तुलना में कम होती है। जब तुलना में कम होती है तब आप कह सकते हैं आंसर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए यहां पर आगे बढ़ते। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। चलिए यहां पर जवाब देना है, कह रहा है भारत की जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। अब आप कहिएगा सर 12वीं पंचवर्षीय योजना ये जो आपकी आई थी 2012 से आई थी और 2017 तक आपको चलना था। इसका उद्देश्य क्या रखा गया था कि यहां पर तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास। क्या था आंसर आपका डी हो जाएगा, तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास। इसका आंसर डी नंबर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन देखो दिया गया है और कह क्या रहा है समझिएगा। कह रहा है भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक संविधान द्वारा प्रभावित है। मतलब कानून बनाने की यहां पर बात किया है। अगर आपको एक थोड़ी सी पॉइंट हमने दे दी है ना, यहां पर बस हमने आपको हिंट दिया है कानून बनाना, और आप बताइएगा कि भाई कानून बनाने के लिए बोला है तो कानून कौन बनाया है यहां पर बताइए। दक्षिण अफ्रीका तो होगा नहीं, जर्मनी जापान होगा नहीं, तो आप समझ जाएगा डी नंबर है संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका आंसर है राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए कहीं ना कहीं देखा जाए जो कानून बनाने की प्रक्रिया है ये अमेरिका संविधान से प्रेरित आपकी है। सबसे ज्यादा कानून की देखा जाए ब्रिटेन से था, ब्रिटेन ने ही सबसे ज्यादा कानून बनाया था। यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि शिक्षा का अधिकार अर्थात जो आपका आरटीआई है यह अधिनियम वर्ष में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। अधिनियमित किया गया था दोस्तों, याद रखिएगा 2009 में। कब? 2009 में 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया था दोस्तों। और शिक्षा का अधिकार ये 2010 से लागू हो गया था पूर्णतः। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल आपका नहीं है। द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है, 23 नंबर आपसे कहेंगे। अब आप कहिएगा सर देखा जाए तो 6 राज्यों में है, वर्तमान में 6 राज्यों में है, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र। अब आप कहेंगे सर जी तमिलनाडु तो इसमें आता नहीं है ना, तमिलनाडु नहीं आएगा इसमें। कौन कौन आते हैं फिर से सुनिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र, इनमें विधान परिषद आपकी हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन जिसका सी आया है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि किस अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा का उल्लेख किया गया है। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर 24 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो जवाब सबका सही आ गया है 8वीं अनुसूची, बिल्कुल सही है। 8वीं अनुसूची में यहाँ पर भारतीय भाषाओं का उल्लेख यहाँ पर दिया गया है जितनी मान्यता प्राप्त है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो दिया गया है क्या कि संविधान का अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। भाई राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो किस में होती है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 155। क्या 155 के तहत दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति होती है कि किसी व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जाएगा जिसका वह निवासी है। समझ रहे हैं हमारे पॉइंट क्या हम कह रहे हैं कि जो राज्यपाल होता है, अगर राज्यपाल यूपी का है ना, अगर राज्यपाल यूपी का है तो भैया वो यूपी का निवासी नहीं होगा, वो होगा निवासी दूसरे राज्य का, है ना। मतलब अगर यूपी में वो राज्यपाल है, जैसे मान लो वर्तमान में जो आपके राज्यपाल यूपी में है तो ये अपने यूपी के तो है नहीं है, अपने यूपी के तो नहीं है, ये दूसरे कोई राज्य के होंगे। ठीक है, समझ रहे हैं, जो आपके परिवर्तन होते हैं इस राज्य के नहीं होंगे, दूसरे राज्य के होंगे। ठीक है ना, तो समझिएगा कि किसी व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल नहीं नियुक्त किया जाता है जिसका वह निवासी होता है। दूसरी बात होता है कि राज्यपाल की नियुक्ति से पहले संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से विचार विमर्श किया जाता है और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति इसको हटा सकता है, याद रखिएगा। क्लियर हुआ। यहां पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर आपसे कह रहा है निम्न में से कौन एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना किया है। आप जवाब देंगे यहाँ पर क्या, तो ये है आपके कौन, विक्रम साराभाई हैं। कौन है? विक्रम साराभाई। ये वैज्ञानिक भी रहे हैं और उद्योगपति भी रहे हैं। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है। फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक होता कितना है, तो आप कहेंगे सर फ़ारेनहाइट पूछ लिया है, अब फ़ारेनहाइट दिया है तो भैया 212 फ़ारेनहाइट हम आंसर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अगर पूछे कि जल का हिमांक कितना होता है तो हिमांक जो होता है 32 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, याद रखिएगा। ठीक है, मानव शरीर का तापमान कितने फ़ारेनहाइट होता है, तो आप कहेंगे मानव शरीर का फ़ारेनहाइट होता है 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। अगर इससे ज़्यादा और इससे कम हो गया टेम्परेचर तो आपको बुखार जो होता है महसूस होने लगता है। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की जो खोज किया था किसने किया था। भैया जो आपकी औषधि वाली थी वो आपकी पेनिसिलिन है, इसकी जो खोज किया है वो किसने किया था। आप कहेंगे सर फ्लेमिंग ने किया था। फ्लेमिंग जो कि ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर बी नंबर है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया। और ये कब किया गया था, 1928 में। क्या 1928 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उस वाहिनी का चयन करें जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर से बाहर ले जाती है।
तो याद रखिएगा कि वे वाहिनी जो है जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर से बाहर ले जाती है, इसका नाम है उरेथ्रा। क्या नाम है? उरेथ्रा। दोस्तों ये नलिका का नाम है, उरेथ्रा नाम है, और ये मूत्र को मूत्राशय से बाहर ले जाती है। तो ऑप्शन इसका बनेगा उरेथ्रा बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है मनुष्य में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है? वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चन आपके आ गया है। मनुष्यों में पित्त रस जो उत्पादन होता है वो किस अंग में होता है? जो पित्त रस आता है कहां से निकलता है? तो आप कहेंगे सर निकलता तो देखा जाए ये कहां पर है, आपके जिगर से निकलता है। जिगर की अगर बात कर लेते हैं तो जिगर को हम लोग यकृत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यकृत बोलते हैं। तो पित्त रस जो निकलता है यकृत से निकलता है, और इकट्ठा कहां पर होता है? संचित कहां होता है? पित्ताशय में जाके संचित होता है, और ये क्षारीय तरल पदार्थ होता है, ठीक है ना। और देखा जाए जो भोजन में अम्लीय माध्यम होता है उसको क्षारीय बना देता है। कभी अभी देखते हैं ना कि भैया आपके भोजन जो होता है बड़ा मतलब बहुत ऐसी चीजें खा लेते हैं डकारें आने लगती हैं, तो भैया उनको क्या कर देता है? क्षारीय कर देता है ना। तो इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अवसर की क्या दिया है? अवसर की पूर्व संध्या पर बच्चों को राष्ट्रीय बहादुर पुरस्कार से वार्षिक रूप से सम्मानित किया जाता है। मतलब देखा जाए जो राष्ट्रीय बहादुर पुरस्कार है यह सम्मानित किया जाता है, कब किया जाता है? किसकी संध्या के पूर्व किया जाता है? तो आप कहेंगे सर ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, गणतंत्र दिवस। क्या? गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर बच्चों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, और यह पुरस्कार भारतीय बाल कल्याण परिवार ने शुरू किया था। 1957 में इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस भारतीय राज्य में ओणम नामक त्योहार मनाया जाता है? हमने कहा ओणम दिया है तो आपने कहा सर ओ बना दीजिए और के बना दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ओ से ओणम और के से केरल, तो आपका आंसर क्या हो गया? यहाँ पर बी हो जाएगा। अब आप लोग अपना दिमाग मत लगा दीजिए, क्योंकि आपका दिमाग मालूम है चमनप्राश से ज्यादा चलता है। हमने कहा कि के है तो के कहोगे सर जी के से कर्नाटक भी हो जाएगा, नहीं, के बोलते हो तो के में आपका केरल ही आपको लगाना है, अपना दिमाग मत लगाइएगा, ठीक है। के से केरल होगा, हमने यहाँ पर कर्नाटक मत लगा लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की खोज या द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन दिया गया है। बताइएगा कि भारत की खोज, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भाई मालूम है एक बार यहाँ पर हुआ क्वेश्चन क्या, क्योंकि हमेशा तो हमने यही पढ़ा था डिस्कवरी ऑफ इंडिया, लेकिन इंग्लिश तो हमको आती नहीं है। ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि सरदेव सर को इंग्लिश नहीं आती है, तो भैया हमने इंग्लिश में पढ़ रखा था डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसका हिंदी रूपांतरण हम कर नहीं पाए और भारत की खोज आ गया और हमने आंसर गलत कर दिया। तो अब याद रखिए आपसे गलती नहीं होना चाहिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया का ही हिंदी रूपांतरण है भारत की खोज, है ना। तो ये जो पुस्तक आपकी किसकी है? तो पुस्तक हो जाएगा बी नंबर जवाहरलाल नेहरू, इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस की जन्म और मृत्यु जयंती जो आपकी है वो मनाई जाती है। अब आप कहेंगे राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस की जन्म और मृत्यु जयंती के रूप में मनाते हैं, आपका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन बनेगा सी, ये डॉक्टर विधान चंद्र राय हैं। कौन? डॉक्टर विधान चंद्र राय हैं दोस्तों, याद रखिएगा 1 जुलाई को मनाया जाता है। ये दोस्तों देखिए पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री रहे हैं। क्या? पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री विधान चंद्र राय को याद किया जाता है, उन्हीं की याद में आपका होता है, ठीक है ना। ये कई चीजों में आपके रहे हैं, स्वतंत्र सेनानी होने के साथ साथ ये चिकित्सक भी आपके रहे हैं। आजादी के बाद इन्होंने अपना सारा जीवन लोगों की चिकित्सा सेवा में लगा दिया है, इसलिए इनके याद में ही चिकित्सा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। नर्स दिवस नहीं बोल रहे हैं भैया, नर्स दिवस आप लोग आ जाओ। आगे ये क्वेश्चन दिया गया घूमर। घूमर किस भारतीय राज्य का पारंपरिक सांस्कृतिक लोक नृत्य है? अब आप कहेंगे घूमर है तो घूमर कब होता है? आप देखे होंगे कि जब डीजे बजता है ना, जब डीजे बजता है तो लोग लहंगा पहने होते हैं ज्यादा, आजकल ये ट्रेंडिंग में चलता है, लहंगा ज्यादा पहनते हैं और घूम घूम के नाचते हैं, और लहंगा भैया राजस्थान का ज्यादा प्रसिद्ध है। तो देखे होंगे कि राजस्थान वाले जो होते हैं ये घूमर लहंगा पहनते हैं, तो ऐसे याद रखिएगा घूमर कहाँ का है? ये राजस्थान का है दोस्तों, याद रखिएगा, जिसमें केवल स्त्रियां ही भाग लेती हैं। इसमें लहंगा पहना जाता है और स्त्रियां गोल गोल घेरा बना लेती हैं और गाती भी हैं और नृत्य भी करती हैं, है ना। क्लियर है ना। अब इसमें अगर लड़के पहन लेंगे लहंगा तो भी गलत दिखेगा ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई कविता अमार सुनार बंगला के संबंध में कौन सा कथन सही दिया गया है? अब आपसे कह रहा है सही बताइए, क्या दिया है? सही बताना है। तो चलिए, कह रहे यह टैगोर की पहली कविता थी, तो भैया ये कह सकते हैं कि ये टैगोर की पहली कविता थी क्या? नहीं, कहेंगे नहीं। याद रखिएगा गीतांजलि के लिए पुरस्कार दिया गया था, तो पहला तो गलत है। इस कविता को बाद में बांग्लादेश ने अपने राष्ट्रगान के रूप में अपना लिया, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। मतलब देखा जाए इस क्वेश्चन को अगर आप तुक्का मारते तो हो सकता था, क्योंकि आपको मालूम है कि राष्ट्रगान मतलब इस कविता को बाद में बांग्लादेश ने अपने राष्ट्रगान के रूप में अपना लिया था। अगले क्वेश्चन को लाते हैं, क्वेश्चन दिया गया है
कि वर्साय का महल निम्नलिखित में से किस यूरोपीय राजधानी के पास स्थित है। वर्साय का जो महल है वो किस यूरोपीय राजधानी के पास है। आप कहेंगे सर ऑप्शन लगाइए, बी नंबर है, ये पेरिस के पास है। क्या वर्साय महल ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में है और ये इस महल का निर्माण लुई 14वें ने बनवाया था दोस्तों। यूनेस्को की हेरिटेज सूची में भी ये आपका शामिल है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज नामक दो प्रसिद्ध विश्वविद्यालय ये किस देश में स्थित हैं। माना जाता है कि दुनिया के सबसे ज्यादा अच्छे जो आपके विद्यालय हैं वो हैं आपके ऑक्सफोर्ड और आपका कैम्ब्रिज। अगर यहाँ के वैज्ञानिक, यहाँ के टीचर अगर बोल दें कि यही सही है तो आपको मानना पड़ेगा यही सही है। तो भैया ऑक्सफोर्ड जो आपका है कहाँ, तो आप कहेंगे सर ऑक्सफोर्ड की अगर बात करते हैं ये इंग्लैंड का प्रमुख नगर भी है और विश्वविद्यालय भी है ना। और आपका जो आंसर आ गया है वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पर दोस्तों यूनाइटेड किंगडम इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। जो कैम्ब्रिज है ये अंग्रेजी भाषा का दूसरा सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, याद रखिएगा, ठीक है। यहां पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में कुल कितने संरक्षित जैव मंडल या बायो रिजर्व आपके, जल्दी से बताइए। इसका जो आंसर है यहाँ पर है, राइट क्या हो जाएगा, यहाँ पर जवाब देना है। यहाँ पर देखा जाए तो 18 जो ऑप्शन आ रहा है यही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है दांदेली वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। दोस्तों दांदेली जो आपका वन्यजीव अभ्यारण्य है ना, तो दोस्तों याद रखिएगा कि 1956 को यह दर्जा इन्हें दिया गया था। और दोस्तों ये जो आपका पड़ता है आपके कर्नाटक में है, कहां पर है, कर्नाटक में है दोस्तों। 2007 में दोस्तों इसे टाइगर रिजर्व भी घोषित किया जा चुका है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लाजवाब क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस संगीत वाद्यन से संबंधित है। अब इस क्वेश्चन को अगर आपने नहीं सही किया तो समझ लीजिएगा कि हमारा पढ़ाना और ना पढ़ाना से बिल्कुल बेकार है, सब गुड़ गोबर हो गया, बोलते हैं ना सर, सब गुड़ गोबर कर दिया। भैया इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस संगीत वाद्य से संबंधित हैं। तो आप कहेंगे सर यहां पर जो आंसर बनेगा वो डी हो जाएगा, शहनाई वादक हो जाएंगे, ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगर हम आपसे एक क्वेश्चन और पूछे कि जो आपके बिस्मिल्लाह खां हैं इनको दिया गया था क्या, भारत रत्न दिया गया था, भारत रत्न, लेकिन कब दिया गया, ये आंसर आप लोग जल्दी से दीजिए कि भारत रत्न जो दिया गया वो कब दिया गया था, जल्दी से कमेंट करें। तो कहेंगे सर जी लता मंगेशकर को दिया गया था 2000 कितने में, 2001 में। तो याद रखिएगा कि बिस्मिल्लाह खां को भी 2001 में दिया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। यहां पर दोस्तों देखा जाए तबला वादक, तो तबला वादक में दोस्तों जाकिर हुसैन आ जाते हैं, बांसुरी वादक में आपके हरिप्रसाद चौरसिया आ जाते हैं और सितार वादक में दोस्तों रविशंकर का नाम आ जाता है। अगला क्वेश्चन उससे भी ज्यादा लाजवाब है, यहां पर दिया गया है कि शेर ए बलिया के नाम से किसे जानते हैं। बताइएगा शेर ए बलिया के नाम से किसे जानते हैं। दोस्तों ये स्वतंत्रता सेनानी थे, भारत के स्वतंत्रता सेनानी में इनका नाम आता है चित्तू पांडे, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। सर बलिया का शेर के नाम से इन्हें जाना जाता है। 1942 में बलिया में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी दोस्तों, याद रखिएगा। और वे अपने आप को गांधीवादी मानते थे, जो चित्तू पांडे थे ये अपने आप को गांधीवादी मानते थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था। चलिए बताइएगा कि जो कवित्री है महादेवी वर्मा इनका जन्म किस शहर में हुआ, ऑप्शन राइट इनमें से क्या हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर 1907 में इनका जन्म हुआ था और जन्म हुआ था आपके कहां पर, फर्रुखाबाद में हुआ था, फर्रुखाबाद जो कि ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा। और देखा जाए तो इन्होंने गिल्लू नीरजा है ना ये रचनाएं काफी अच्छी तरीके से किया है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था। बताइएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इसका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा। तो भैया यहाँ पर दिया गया है क्या, स्थापना दिया है, तो आप कहेंगे मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय ने 1916 में किया था दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। तो यहाँ पर जवाब आ गया डी नंबर। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय संस्था का ये संस्कृत आधारित आदर्श वाक्य है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय ये जो आपका है ये शब्द ये किसके द्वारा है, किस में बोला गया है। तो भैया आप जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या हो सकता है। प्रतिवर्ष 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाते हैं, 23 जुलाई को। अब ये बताइए इसका आंसर होगा क्या, जल्दी से बताइए। यहां पर जो आंसर दिया गया है कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय ये किसका आदर्श वाक्य है। चलिए ऑल इंडिया रेडियो बिल्कुल सही है दोस्तों, ऑप्शन सी जिसका आ रहा है ऑल इंडिया रेडियो, आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका मतलब होता है कि बहुतों की खुशी के लिए, बहुतों के कल्याण के लिए, ठीक है। ये आकाशवाणी इसे कहते हैं, 1956 से आकाशवाणी इसे कहा जाने लगा है। अगले क्वेश्चन को आइएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि वह कौन से कवि और संत हैं जिन्होंने रामायण का एक दूसरा संस्करण रामचरितमानस लिखा है। अब आप कहिएगा रामचरितमानस लिखा है तो इसका मतलब है कि ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर
ये देखो डी यहाँ पर आ गया है, ठीक है, डी आपको यहाँ पर आ गया है, मतलब ये तुलसीदास आपके हैं, ठीक है। तो याद रखिए गोस्वामी तुलसीदास इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं। क्या बता सकते हैं कि जो अर्जुन पुरस्कार होता है वो किस लिए दिए जाते हैं। आप कहेंगे सर जी जो खेल के क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, है ना, खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को दिया जाता है उत्कृष्ट यहाँ पर अर्जुन पुरस्कार। 1961 से इसकी शुरुआत हुई थी। अगर आपसे पूछे कि भैया जो सिखाते हैं, जो कोच होते हैं, उनको क्या दिया जाता है, तो कोच को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा सतह से सतह पर विकसित परमाणु सक्षम अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का नाम क्या है। दोस्तों याद रखिए इसका नाम है क्या, अग्नि 5। क्या है, अग्नि 5 है दोस्तों। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर। ऐसे भी याद रखिएगा अग्नि जो होती है, जो अग्नि होती है वो सतह में ही लगती है, ऐसा नहीं आसमान में लग जाए। तो सतह से सतह, देखो दिया गया है सतह से सतह, तो ये अग्नि 5 आपका आंसर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। और भारत से पहले देखा जाए अमेरिका, रूस, फ्रांस और चीन ने भी ऐसी उपलब्धि हासिल किया है। अगला क्वेश्चन और भी लाजवाब दिया है, माले की राजधानी है, माले 200 पूछा गया है, माले, तो आप कहेंगे माले और मालदीव, यहाँ पर आंसर जो आपका है वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, मालदीव हो जाएगा, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ पर दिया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है, आपको सुमेलित करना है। आपसे कह रहा है सर ये बताइए कि देश और राजधानियां, और दोस्तों यहाँ पर दिया है तंजानिया, तंजानिया की राजधानी है क्या, तंजानिया की राजधानी है डोडोमा। क्या है, डोडोमा, जो कि इसका 3 हो जाएगा। अगर पूछे केन्या की राजधानी क्या है, तो आप कहेंगे सर केन्या की राजधानी तो हमको मालूम है, यहाँ पर नैरोबी होता है। अगर पूछे नामीबिया की राजधानी क्या है, भैया नामीबिया तो याद है कि नहीं याद है, नामीबिया से चीते लाए गए थे, मालूम है, नामीबिया से ही चीते लाए गए थे आपके भारत में। तो नामीबिया की राजधानी है विंड होक। क्या है, विंड होक। यहाँ पर दोस्तों इसका क्या हो गया था, यहाँ पर दूसरा, और इसका हो गया चौथा। और मोरक्को की राजधानी, मोरक्को की राजधानी क्या है, तो रबात है। क्या है, रबात है दोस्तों, मोरक्को। आपको याद है ना, मोरक्को से एक यात्री आया था, कौन आया था बताइए बताइए भाई जल्दी से बताइए, मोरक्को से यात्री कौन आया था, कौन सा यात्री मोरक्को से आया था, बताइए जल्दी से। मोरक्को से एक यात्री आया था, है ना, और उस यात्री का नाम बताना है। मोरक्को से कौन सा यात्री आया था, इब्न बतूता आया था, बिल्कुल सही है। इब्न बतूता जो आया था वो आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, है ना। तो अब याद आ गया। तो आप कहेंगे सर देखा जाए तो यहाँ पर जो आंसर बन रहा है वो बन रहा है 3 2 4 1। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया, ए नंबर आपका राइट हो गया। तो इसका आपका जवाब हो गया क्या, यहाँ पर ए नंबर। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। हमने कहा कि ये जो क्लास होती है जीके की बहुत ही बेहतर होती है। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।